गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को अभी तक पढ़े हुए सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो इसलिए आज की आखिरी क्लास को खूब अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन मिले उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज का चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन। 18वीं शताब्दी में जो नए नए राजनीतिक संगठन उभर रहे थे, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। देखिए, कह रहा है यदि आप चित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदल दी। यानी कि जब छोटे छोटे क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं उभरेंगी तो निश्चित ही मुगल साम्राज्य का जो सीमा है वो सिकुड़ेगा। क्योंकि लास्ट में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। और जैसे जैसे वो कमज़ोर होते गए, आसपास की जो उनके क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं या कहीं उनका जो साम्राज्य था उन दूर दूर के क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया और वहाँ के जो प्रशासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करके नए नए राज्यों की नींव डालना शुरू कर दी। इस तरह से जो मुगल साम्राज्य था उसकी जो सीमा है वो घटते घटते कम होती चली गई। आगे कह रहा है कि गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र है आपके सामने, जहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे अलग अलग क्षेत्र जैसे गुजरात अपने आप को स्वतंत्र करने लगा, बंगाल करने लगा, फिर मालवा और अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या है जो आपको जानना है खास बातें। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। यानी कि ये एक बहुत ही तेजी से बदलने वाला वक्त था जब छोटी छोटी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं अपने आप को स्वतंत्र कर रही हैं। साथ ही उस समय एक विदेशी शक्ति जिसको अंग्रेज कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने भी अपने शक्ति को विस्तार देना शुरू कर दिया था पूर्व या बंगाल के क्षेत्र में। आगे कह रहा है इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो नई नई राजनीतिक शक्तियाँ उभर रही हैं इनके बारे में भी हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये आधुनिक भारत का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मुगल साम्राज्य और परवर्ती यानी कि जो बाद के राजा हैं उनके लिए संकट की स्थिति किस तरह से आ रही है। कह रहा अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 से लेकर के लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। आप देखेंगे कि जो औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1700 ईस्वी आते आते तक मुगल साम्राज्य की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। रीज़न क्या है? दक्षिण के क्षेत्रों को जीतने के प्रयास में औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा सैनिक और आर्थिक क्षति एक तरीके से कहिए प्राप्त की, या उनको बहुत ज़्यादा सैनिक क्षति हुई, बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई, जिसकी वजह से जो प्रशासन है कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुआ, साम्राज्य कमज़ोर हुआ। क्योंकि साम्राज्य को मजबूत करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है और सेना की भी, और ये दोनों चीज़ें औरंगजेब ने बहुत हद तक दक्षिण के क्षेत्रों को जीतने के चक्कर में गंवा दिया था, जिसका उनके साम्राज्य पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया और इनके मृत्यु होने के बाद ही बहुत तेज़ी से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया।
यानी कि ये जो आपके उत्तराधिकारी हैं मुगलों के, या कहिए कि औरंगजेब के, ये बहुत ही अयोग्य हैं, कमज़ोर हैं, और इनकी वजह से साम्राज्य और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये उस चीज़ों को समेट नहीं पाए, साम्राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, राजनीतिक शक्तियाँ हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दी और इनको चैलेंज करने लगी। और जो केंद्र है इतना कमज़ोर हो गया कि उनको कंट्रोल में अपने नहीं रख पाया या रखने में असमर्थ हो गया। आगे कह रहा सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, जिसको दीवानी एवं फौजदारी कहते हैं, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई। यानी कि जो सूबेदार होते थे अलग अलग प्रांतों में, जो प्रांतों को मुगल काल में सूबा कहा जाता था, वहाँ का जो प्रशासक होता था या गवर्नर होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। तो प्रांत का जो दीवानी मैटर होता था और जो फौजदारी मैटर होता था वो उसी के हाथ में होता था, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा साम्राज्य पे कंट्रोल होता था। अगर राजा योग्य नहीं है, कमज़ोर है, तो ये लोग राजा के निर्णय को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते थे। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। जैसे जैसे जो सूबेदार हैं इन्होंने अपना जो नियंत्रण है वो सुदृढ़ करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू किया अपने साम्राज्य में, वैसे वैसे जो राजधानी को भेजे जाने वाला राजस्व था और जो मदद थी वो क्या हो गया, कम होते चला गया। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। साथ ही आप देखेंगे जो आपका पश्चिमी भारत है और इसके अलावा उत्तरी भारत है, इन क्षेत्रों में विद्रोह होने शुरू हो गए और विद्रोह होने से साम्राज्य का और भी ज़्यादा पैसा और सैनिक वहाँ पे लगाने पड़े, जिसकी वजह से साम्राज्य और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। तो देखिए ये भी रीज़न है, और जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे विद्रोह होना, साथ ही जमींदारों, साहूकारों या कहिए कि जो सूबेदार हैं उनका मजबूत होना, और तीसरा राजकोष खाली होना, सैनिकों की कमी होना, जो राजा है उसके अंदर ज़्यादा इच्छा शक्ति ना होना या बहुत योग्य ना होना, ये सारे रीज़न हैं। आगे कह रहा है कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में थी। यानी कि विद्रोह दो रीज़न से हुआ। पहला रीज़न जब राजा ने कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए राजकोष में स्थिति को अपने मजबूत करने के लिए, तब भी लोगों ने विद्रोह किया कि इतना टैक्स हम नहीं दे पाएंगे। दूसरा जो स्थानीय सरदार हैं उन्होंने लोगों को उकसाया कि आप उनके साथ खड़े हो जाइए और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दीजिए, तो भी विद्रोह हुआ। जब वहाँ के जो सूबेदार थे वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र हो जाएं, तो स्वतंत्र होने के लिए भी उन्होंने स्थानीय जनता की मदद ली और विद्रोह खड़ा कर दिया। तो दोनों तरह से विद्रोह हो रहे थे मुगल साम्राज्य में। आगे कह रहा है कि अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। यानी कि अब ये लोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो आर्थिक संसाधन हैं उसका यूज कर रहे हैं। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। और जैसे जैसे औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हैं ये कमज़ोर पड़ते गए, अयोग्य सिद्ध होते गए, वैसे वैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने सर उठाना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया और उस क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व कायम करना शुरू कर दिया। और जो राजा हैं मुगल शासक वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको करने में असमर्थ रहे। आगे देखिए भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। फसल भरपूर हो रहा है लेकिन फिर भी तिजोरी खाली है, क्यों? एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन का वर्णन इस शब्दों में किया है। एक लेखक ने उस समय के ये वर्णन किया है कि किस तरह से दिवालियापन हो रहा है। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहे। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं पैसा कहाँ से देंगे? कह रहे हैं कि किसान उत्पादन अच्छा कर रहे हैं
लेकिन चूंकि वो साहूकारों से पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि उनको साहूकारों को पैसे देने पड़ते हैं या उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा साहूकारों को देने में चला जाता है, जिससे ज़मींदारों को ज़्यादा इनकम नहीं मिलता। और अगर ज़मींदारों को इनकम नहीं मिलेगा तो सेना कहाँ से रखेगी, क्योंकि सेना को देने के लिए वेतन की ज़रूरत होती है, उसके लिए साजो सामान और घोड़े की ज़रूरत होती है, तो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ज़मींदारों की स्थिति खराब हो गई है। आगे देखिए, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया है, 1739, ये ईयर याद रखिएगा। कहाँ के शासक हैं, ईरान के। इनको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। इन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया, 1739 में आक्रमण किया। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो भारत का शासक कौन था, मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। ये सारे क्वेश्चन आयोग के पूछे गए हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने, जो ईरान का नेपोलियन है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। यानी कि नादिर शाह ने आक्रमण किया और उनके जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने लगातार भारत पर 7 आक्रमण करे, यानी कि तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किए। देखिए, इसी बीच में इसने उत्तरी भारत में लगातार 5 बार आक्रमण किया। टोटल इसने 7 बार भारत पर आक्रमण किए हैं और काफ़ी लूटपाट मचाई इन्होंने, आक्रमण भी किया और भारत को लूटा भी। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण यहाँ पे दिया हुआ है। नादिर शाह ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो क्या हुआ, उसे कौन से फायदे हुए, भारत को किस तरह का नुकसान हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष में से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया। यानी कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उसका कितना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आया उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। कह रहा है कि 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। चूँकि तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पे ही लगा था कोहिनूर हीरा। और ये क्वेश्चन आता है कि तख्ते ताउस को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। आयोग ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। इन्हीं के टाइम पीरियड में ये तख्ते ताउस नादिर शाह लेकर चले गए और इसीलिए उन्हें कहा जाता कि आखिरी बादशाह हैं जो तख्ते ताउस पर बैठने का सौभाग्य जिनको मिला है। और ये घटना आप सभी को पता है 1739 का है। तो देखिए कितनी धन संपत्ति वो लूट के यहाँ से ले गए, जिसमें कुछ ऐसी बेशकीमतें भी शामिल हैं चीज़ें जिसका हम मूल्य का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसमें आपका तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें जड़ा था विश्व कीमती जो है आपका कोहिनूर हीरा। एक अन्य वृत्तांत एक दूसरे लेख में भी और कुछ बातें कही गई। दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे, उसमें लिखा गया कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत की दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब वे नंगे घूमने लगे। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता है, अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। यानी कि नादिर शाह ने दिल्ली को इतनी बुरी तरह से लूटा कि जो अमीर वर्ग था वो गरीब हो गया। जो नए नए फैशन चलाते थे, नए नए सामानों को खरीदते थे, वो अब गरीब हो गए।
जो रईस थे, जो ठाट फाट से रहते थे, अब उनको पानी भी नसीब नहीं हो रहा। यानी कि बड़े बड़े जो मोहल्ले वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको तो लूटा ही नादिर शाह ने। जो गरीब इलाका था जहां जनता रहती थी, उसको भी नादिर शाह ने नहीं छोड़ा। यानी कि पूरी दिल्ली को उन्होंने लूटा और तहस नहस कर डाला, तबाह कर दिया। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना दिया। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। ये आपके देख लीजिएगा, दो दल हैं, एक है ईरानी दल और दूसरा है तुरानी दल। इन दो दलों में जो अभिजात लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो बटे हुए हैं और ये लोग राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। ईरानी दल चाहता है कि वो राजा के मामले में हस्तक्षेप ज़्यादा करे, तुरानी चाहता है कि उसकी बात दरबार में सुनी जाए। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके बची खुची जो कसर है उसको भी पूरी कर दी, यानी कि और भी कमज़ोर कर दिया मुगल साम्राज्य को। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। लंबे समय तक इस जो ईरानी और तुरानी दल है, इनके हाथों की कठपुतली मुगल बादशाह बनते चले गए। आगे कह रहा, बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर जो 1713 से 19 के बीच में शासन किए उनका, और आलमगीर द्वितीय जिनका टाइम पीरियड 1754 से 59 था, की हत्या हो गई। और दो अन्य बादशाह जिसमें आपके अहमद शाह हैं। यानी कि ये काफ़ी अपमानजनक स्थिति है कि इन गुटों ने मुगल बादशाहों की हत्या करवानी भी शुरू कर दी। राजा बनाना, गद्दी से उतारना तो दूर की बात, इन्होंने उनकी हत्याएं भी करवाना शुरू कर दी, जिसमें से फर्रुखसियर की हत्या करवाई इन लोगों ने। आपने नाम सुना होगा सैयद बंधुओं का, इन लोगों ने फर्रुखसियर की हत्या कराई थी। और अली जो आपके आलमगीर द्वितीय है, इनकी भी हत्या इन्हीं गुटों ने करवा दी। अहमद शाह, इसके अलावा अहमद शाह जो 1748 से 54 के बीच में थे, और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा करा दिया था। देखिए, दो राजाओं की हत्या करा दी इन्होंने और दो राजाओं को अंधा करा दिया। इतना प्रभाव इन गुटों का था दरबार में। नए राज्यों का उदय, नए राज्यों का उदय देख लीजिए। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। पहले में है अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। यानी कि पहले वाले जो आपके आएंगे क्षेत्रीय शक्तियाँ, उसमें अवध है, बंगाल है और हैदराबाद है। ये राज्य पहले मुगलों के प्रांत हुआ करते थे, मुगलों का पूरा नियंत्रण होता था, मुगलों का कंट्रोल था। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने ही सबसे पहले अपनों को अलग कर लिया, क्योंकि ये बड़े प्रांत हैं तो इनके अलग होने से मुगल साम्राज्य पे काफ़ी असर पड़ा। आगे कह रहा है मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। औपचारिक तौर पर इन्होंने मुगल बादशाह से अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे मतलब ये जो आपके फर्स्ट वाले कैटेगरी के या श्रेणी के राज्य हैं, इसमें बड़े बड़े राज्य हैं जिसके जो सूबेदार हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग नहीं किया है, बल्कि स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं। लेकिन नजराने, भेंट और कुछ टैक्स उनको भी भेज दिया करते हैं, मुगल बादशाहों को भी। यानी कि इनडायरेक्ट वे में संबंध बना हुआ है। दूसरी श्रेणी में कौन आते हैं? ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो वतन जागीर के रूप में, जिनको राजा ने उन जागीर दे दी कि इससे जो इनकम होगा वो आपका होगा और आप हमें सेवाएं देंगे। ऐसे जागीरों को कहा गया वतन जागीर, यानी कि जहाँ के हैं वहीं की लैंड उनको दे दीजिए, उससे जो इनकम हो वो उसका यूज करे और राजा को सेवाएं दे। ऐसे जागीरों में भी लोग काफ़ी स्वतंत्र रूप से रहते थे। ऐसे लोगों ने भी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। तीसरी श्रेणी में मराठे, सिख और जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। यानी कि ये तीसरे श्रेणी के हैं, जिसमें आपके मराठे हैं, सिख हैं और जाट हैं, और इन्होंने बहुत लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष किया और उनसे अपने लिए स्वतंत्रता छीना था, अपने दम पर छीना था। इनको मुगलों से मिली नहीं थी। पुराने मुगल प्रांत, चलिए देखते हैं पुराने मुगल प्रांत में कौन से हैं जो आएंगी। तो पहले आपके पुराने मुगल प्रांत में पहला है अवध।
पहले हम अवध को ही देख लेते हैं। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख हैं। पहला है आपका अवध, दूसरा है बंगाल और तीसरा है हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक में देखेंगे तो सादत खान अवध के संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अवध की स्थापना किसने किया है? सादत खान ने किया है। अवध का पहला नवाब कौन था? सादत खान थे। आखिरी जो नवाब हैं वो वाजिद अली शाह थे। ये बात याद रखिएगा, अवध के पहले नवाब और अवध के लास्ट नवाब। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की, यानी कि मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब हैं। और आखिरी नवाब आप सभी को पता है कि मीर जाफर के पुत्र थे। और आपका आसफ जाह, जिनको निज़ामुल मुल्क कहा जाता है, आसफ जाह, इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की है और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू किया था। ये सारे लोग मुगलों के अधीन सूबेदार हुआ करते थे। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला हुआ था। इन दोनों लोगों को 7-7 हज़ार का जात का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसमें आपके आसफ जाह हैं और मुर्शिद कुली खान हैं। जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 का था। सादत खान को 6,000 का जात का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये चीज़ भी याद रखिएगा। देखिए, ये आपका हो गया, पहला पॉइंट आपने देख लिया। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क, जिनको आसफ जाह कहा जाता है, 1724 से इन्होंने यहाँ पे शासन करना शुरू किया और 48 तक शासन किया, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत, ये किसके दरबार में है? फर्रुखसियर के दरबार में रहते हैं। अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720-22 के मध्य ही दक्कन प्रांत का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। यानी कि 1720-22 में ही इन्होंने अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिक तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। जो आपकी निज़ामुल मुल्क हैं, इनको दक्कन का सूबेदार बनाया गया। दक्कन में जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी अव्यवस्था है, मुगल साम्राज्य भी कमज़ोर हो गया है, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक वहाँ का घोषित कर दिया। उत्तर भारत से बहुत सारे लोगों को ले जाकर के अच्छे पोस्ट दिए, जिससे इनको काफ़ी मदद मिल गया। हालांकि ये स्वतंत्र रूप में शासन कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को मुगलों से कभी अलग नहीं किया, मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में ही रखा। आगे कह रहा है कि ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ामुल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। यानी कि मुगल बादशाह इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो उनके जो आपके निज़ामुल मुल्क हैं उनके मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और वो भी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और मराठी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निज़ामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। जो निज़ामुल मुल्क है ये चाहते हैं कि कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु वगैरह का जो इलाका है ये इनके साम्राज्य में आ जाए, ये उस पर अधिकार कर लें, लेकिन चूंकि अंग्रेज तब तक आ चुके हैं और उन्होंने इस क्षेत्र पर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है, इसलिए इनका साम्राज्य वहाँ पर नहीं बढ़ पाया या इनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाई। निज़ाम की फौज, हैदराबाद के निज़ाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन है। यहाँ पे निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों के सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा हैं। अब बात करेंगे अवध की। अवध बुरहान उल मुल्क, जिनको सादत खान कहा जाता है, इनकी उपाधि है बुरहान उल मुल्क। तो बुरहान उल मुल्क आए या सादत खान आए, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है।
इन्होंने देखिए अवध की स्थापना कब की है, 1722 में किया है। ये सूबेदार नियुक्त किए गए थे। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो बहुत सारे नए नए राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र करके नए राज्य की स्थापना की। उनमें से एक आपका अवध भी है, जिसने अपने आप को स्वतंत्र करके नया राज्य घोषित किया। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। देखिए काफ़ी अच्छी जगह पे है जहाँ से रास्ते भी गुजरते हैं और साथ ही काफ़ी उपजाऊ वाला इलाका है जो काफ़ी समृद्ध इलाका है। बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहानुल मुल्क ने भी वहाँ के सभी जो काम है अपने हाथ में ले लिया, चाहे वो सैनिक से जुड़े हों, चाहे वो प्रशासन से जुड़े हों, चाहे वो वित्त से जुड़े हों, सब कुछ उसने अपने हाथ में ले लिया और सभी पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीरे अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुगलों के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक हैं, जो लोग हैं, उनको धीरे धीरे हटाते चले गए और अपने नए नए जो निकटवर्ती लोग हैं उनको स्थापित करते चले गए। साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा राजस्व आए और ज़्यादा मजबूत स्थिति हो इनकी, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। ये देखिए इजारेदारी व्यवस्था क्या है, तो जो भी किसी लैंड का बोली लगाएगा कि उस लैंड से वो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करके राजा को देगा, उसी को वो लैंड आवंटित कर दिया जाता था। इसी को कहा जाता था इजारेदारी व्यवस्था। तो देखिए इजारेदारी व्यवस्था है, अवध में भी है, आपके हैदराबाद में भी है और आपके बंगाल में भी इस तरह की व्यवस्था है। आगे कह रहा है कि इजारेदारी राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। निश्चित ही अब ऐसी चीज़ें भी आएंगी, भ्रष्टाचार आएगा, करप्शन आएगा, ज़्यादा बोली लगाने वालों को दिया जाएगा तो जनता का शोषण भी बढ़ेगा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब देख लेते हैं बंगाल को। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्दी सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। देखिए यहाँ भी इजारेदारी व्यवस्था है, जितना आपने कहा है अगर आप उतना वसूल करके नहीं देंगे तो आपकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी और वो बड़े जमींदारों को दे दिया जाता था। और यहाँ पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए भूमि का फिर से पैमाइश किया गया और सही तरीके से पूरा इनकम राजा को मिले, इसका काम किया गया नवाब के द्वारा। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली वर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके
शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्ध हो गया था। आपने जगत सेठ का नाम सुना होगा। ये आप देख रहे हैं अलीवर्दी काल जो कार्यकाल है वो 40 से 56 है। 56 में इनके जो नाती हैं सिराजुद्दौला वो नवाब बनेंगे और वहीं से समस्या शुरू हो जाएगा। इन्होंने तो सबके साथ दोस्ती बना के रखा है, सामंजस्य स्थापित करके रखा है, लेकिन इनके जब नाती बनते हैं यानी कि सिराजुद्दौला बनते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है, उनको सपोर्ट इन लोगों का नहीं मिल पाता। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उसमें या उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम क्या विशेषता है जो समान है इन राज्यों में? यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषता वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे, यानी कि इनकी जागीरदारी व्यवस्था में विश्वास नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं, इजारेदारी व्यवस्था को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके का मतलब जो है कर लिए। ठेका करने से क्या होता है कि अमाउंट निश्चित हो जाता है कि हमें इस लैंड से इतना अमाउंट मिलने वाला। अगर ठेका नहीं होता है तो वहाँ पे करप्शन भी हो सकता है कि ये दिखा दिया जाए कि इस बार कम उत्पादन हुआ इसलिए राजकोष में कम आया है। लेकिन इजारेदारी में क्या होता है कि जितना आपने कहा है उतना राजा को निश्चित है कि उतना अमाउंट हमें वहाँ से मिल जाएगा। वही कह रहा है कि ठेका कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतया नापसंद की गई 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा बड़े जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। यानी कि यहाँ पे साहूकार और महाजन की स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो रही है, क्योंकि जो इजारेदार है जिसने बोली लगाई है कि वो बहुत ज़्यादा संपत्ति लेकर के राजा को देगा, उसको जब वहाँ से इतना ज़्यादा कर नहीं मिलता तो उसको उधार लेना पड़ता है इन्हीं साहूकारों से, और साहूकारों के यहाँ अपनी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता है या उसी को प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब उनका लैंड साहूकारों के पास चला जाता है तो वहाँ से कर वसूली का काम साहूकार करवाने लगते हैं। आगे कह रहा है, इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई। इस तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो नई नई राजनीतिक व्यवस्था उभरी थी, इसमें आपके साहूकार और जो महाजन हैं इनकी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। राजपूतों की वतन जागीर। राजपूतों की वतन जागीर क्या है? बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। ये सब आप देख रहे हैं, राजपूतों को वतन जागीरें दी गई थी, बदले में वो मुगलों को सेवाएं देते थे। लेकिन ये लोग भी जब राजनीति प्रभावित हुई तो इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र करने का कोशिश किया, या राज दरबार में जो गुटबंदी चल रही थी उसमें इन्होंने भी अपना हस्तक्षेप किया। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभप्रद सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। ये चीज़ याद रखिएगा, जोधपुर के राजा हैं अजीत सिंह, इनको मिला है कहाँ की सूबेदारी, ये भी याद रखिएगा। और अंबर के राजा जो हैं सवाई राजा जय सिंह, इनको कहाँ की सूबेदारी मिली है? तो इनको मालवा की मिली है, और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि बादशाह जहांदार शाह, जिनका टाइम पीरियड 1713 में है, इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण करके या कर दिया।
जो आपके जहांदार शाह हैं, इन्होंने इनकी जो जागीरें हैं इसको फिर से एक तरीके से कि पुनर्आवंटित कर दिया, इनकी स्थिति को मजबूत करने का काम किया था। तो ये बात भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुनर्आवंटित किसने किया है? जहांदार शाह ने किया है। उन्होंने अपने वतन के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों ने, यानी कि ये लोग जो आपके जय सिंह हैं और अजीत सिंह हैं, इन लोगों ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया है। ये जो सवाई राजा जय सिंह हैं, इनको खगोल का बहुत ही ज़्यादा शौक है और इन्होंने लगभग 5 जगहों पे देखा था, अपने खगोल के लिए वेधशालाएं स्थापित कराई थी। ये वही जय सिंह हैं जिन्होंने जयपुर की स्थापना भी किया है। आगे कह रहा है, अभियानों ने इस राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचना चित्र 4 में चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान और संरचना और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब और कुंडी, जिसको कहा जाता कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में, काफ़ी दुर्गम इलाकों में भी राजपूत लोगों ने अपने ठिकाने बनाए थे और इन क्षेत्रों में इन्होंने अपने किले बना करके रहना शुरू किया था। जयपुर के राजा जय सिंह, 1732 ईस्वी, एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाना था तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था और इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने लगभग वेधशालाएं स्थापित कराई। दिल्ली में भी और आपके जयपुर में भी, मथुरा में भी, जैन में भी, इन सभी, बनारस में भी इन्होंने स्थापित कराए थे। आज़ादी हासिल करना, सिख अध्याय 8 में आपने पढ़ा है और सिखों के बारे में कह रहा है कि पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चिम राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। ये जो बंदा बहादुर हैं, इनकी मृत्यु देखिए कब हो रही है, ये टाइम पीरियड 1715 से 16 का है। यानी कि उत्तर मुगल जो आपकी उत्तराधिकारी हैं, यानी कि औरंगजेब के बाद के टाइम पीरियड में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई है। गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह इसको आगे बढ़ाने और स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नानक ने स्थापना की है, गोबिंद सिंह आखिरी गुरु माने जाते हैं और इन्होंने सिख साम्राज्य को काफ़ी मजबूत करने का प्रयास किया। आगे कह रहा है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित कर लिया। जत्थे और मिसल क्या हैं? तो ये संगठन है किसके? सिखों के। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी और इन्हीं जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेना होती थी, इसी को दल खालसा कहा जाता था। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। सिखों ने राखी व्यवस्था भी शुरू किया था, जिसमें क्या किया जाता था? राखी व्यवस्था के तहत जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर
बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये देखिए राखी व्यवस्था किसका है, सिखों का है। ये क्या है, किसानों से उनके उपज का 20% लिया जाता है और बदले में उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है साम्राज्य में। ये किसने लगाया है, सिखों ने लगाया है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध या विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का प्रसिद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए गए थे। तो इन्होंने अपने सिक्के कब जारी कर दिए हैं, सिखों ने 1765 में इन्होंने अपने सिक्के भी जारी कर दिए हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जो सिख है इनका साम्राज्य सिंधु से लेकर यमुना तक फैल चुका है, यानी कि काफ़ी विस्तार कर लिया है। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। देखिए जो आपके राजा रणजीत सिंह हैं ये कौन से मिसल के थे, ये क्वेश्चन भी आता है। ये सुकरचकिया मिसल के हैं और इन सभी सिखों में सबसे पावरफुल राजा भी हैं रणजीत सिंह, जिन्होंने 2 राजधानियाँ बनाई थी। इनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी और इनकी जो राजनीतिक या प्रशासनिक राजधानी थी वो था लाहौर। तो ये क्वेश्चन भी आया कि रणजीत सिंह का मतलब राजनीतिक राजधानी कौन सी थी और धार्मिक राजधानी कौन सी थी। सबसे पावरफुल सिख राजा कौन है, कौन सी मिसल से संबंधित है, तो याद रखिएगा सुकरचकिया मिसल से ये संबंधित थे। आगे देखिए मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जिसे मुगल शासकों का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 में जिनका मतलब जन्म हुआ है और 1680 तक का इनका टाइम पीरियड है, ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों जिसको देशमुख कहा जाता है की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की थी। जो मराठा राज्य की स्थापना कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, शिवाजी कर रहे हैं। किसकी सहायता से कर रहे हैं, तो ये सहायता ले रहे हैं देशमुखों की जो शक्तिशाली योद्धा परिवार हैं, इसकी मदद से इन्होंने अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक और पशुचारक, अत्यंत गतिशील जो कृषक और पशुचारक हैं इनको कुनबी कहा जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में आया है कि कुनबी कौन थे, अत्यंत गतिशील कृषक हैं और पशुचारक हैं। मराठों की सेना के मुख्य आधार बने। ये जो कुनबी हैं यही मराठों की सेना के मुख्य आधार हैं। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में चला गया था, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी थी। मराठा राज्य की राजधानी क्या थी, पुणे थी। और ये जो चित्पावन ब्राह्मण है यही पेशवा के रूप में आगे चल के मराठों को सेवाएं प्रदान करेंगे। और ये पेशवा आप जानते हैं आगे चल के बाजीराव फर्स्ट सेकंड इस तरह से आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, देख लेते हैं। शिवाजी का जो है रूप चित्र है। कह रहा है 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोरदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें जो है मवाला मराठों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिससे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की स्थापना की थी। ये देखिए कौन सी युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हैं, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हैं। टैक्स जो वसूलते हैं एक चौथ है जो उपज का चौथा हिस्सा है यानी कि 25% है 100 का, और एक सरदेशमुखी है जो 100% में से 10% के रूप में लिया जाता है। इसी को सरदेशमुखी कहा जाता है। और इस सब की सहायता से इन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया और आगे बढ़ाने का काम किया है।
पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलेबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पानी और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। यानी कि ये लोग ऐसे प्रत्यक्ष मुगलों से जल्दी नहीं टकराते थे, और जब भी टकराते थे तो ऐसी जगह टकराते थे जहाँ पे उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको रोका जा सके, बंद किया जा सके, ताकि ये आसानी से सरेंडर कर सके। ये उनके किले पे आक्रमण ना करके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके और गोरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा उनको हरा करके अपने साम्राज्य को मजबूत करने का काम करते थे। इसीलिए इनको पहाड़ी चूहा कहा जाता था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहते थे जो है विदेशी लोग। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सनय सनय और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति रूप में मान्यता मिल गई, और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथर सरदेशमुखी पर कर वसूल करने का भी अधिकार मिल गया था। ये कब की घटना है? 1730 तक का ये जो इलाका है मालवा वगैरह का, यहाँ पर अधिकार हो चुका है मराठों का। वहाँ पे वो सरदेशमुखी भी वसूल कर सकते हैं और चौथ भी वसूल कर सकते हैं। इन्होंने धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य को काफ़ी कमज़ोर किया और अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया है। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वे वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। देखिए, जहां पर मराठों का अधिकार हो जाता था वहां पर वो कृषि को बढ़ावा देते थे, व्यापार को बढ़ावा देते थे, जिससे कि उत्पादन बढ़ता था, समृद्धि आती थी और उनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी समृद्ध होता चला गया। ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है, इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। सिंधिया भी आपके मराठा हैं, गायकवाड़ भी मराठा हैं, और आपके जो भोसले हैं ये भी मराठा हैं। ये सभी लोग मराठे हैं जो काफ़ी शक्तिशाली हो गए धीरे धीरे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। यानी कि देख रहे हैं आप लोग, मालवा के क्षेत्र में जो मराठा हैं इन्होंने काफ़ी संसाधनों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, इसीलिए यहाँ पे जो है एक तरीके की समृद्धि आई है। उज्जैन के क्षेत्र को सिंधिया ने संरक्षण दिया और होलकर ने इंदौर के क्षेत्र को संरक्षण दिया, और इनके संरक्षण में ये क्षेत्र काफ़ी डेवलप किए, काफ़ी फले फूले समृद्ध हो गए। आगे कह रहा है, ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। जो चंदेरी वस्त्र है जो कि मध्य प्रदेश में होती है, ये परंपरागत साड़ी उद्योग है जिसको मार्केट मिला है कहाँ? पुणे में मिला है। आगे कह रहा है कि राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। ये सब क्षेत्र देखिए धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। जो सूरजमल है इनको जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को। ये भी आया है कि जाटों का
प्लूटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का सबसे शक्तिशाली कौन राजा है? सूरजमल है, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, जो आधुनिक राजस्थान में है, संगठित किया। सूरजमल ने राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है। देखिए, जो सूरजमल है ये काफ़ी पावरफुल राजा हैं जाटों के, और जाट कहाँ है? राजस्थान के क्षेत्र में है, साथ ही दिल्ली से सटा हुआ इलाका है इनका। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। जो जाट हैं क्या कौन है? समृद्ध कृषक हैं, और इनके क्षेत्र में क्या आता है? इनके क्षेत्र में आता है समृद्ध क्षेत्र, जिसमें पानीपत है और बल्लभगढ़ है। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, उस समय दिल्ली के कई सारे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित लोगों ने कहाँ पे शरण लिया है? तो इन्होंने भाग करके भरतपुर में शरण लिया था, यानी कि ये काफ़ी पावरफुल राजा हैं। आगे कह रहा है कि शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए, और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। देखिए, मराठे भी मदद किए, इनको सेना दिए, और साथ ही सिखों ने भी इनको सेना दिया है, और इन सभी की सेना के बल पर उसने मुगलों को हराया था। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक परंपरागत या पारंपरिक शैली से बनाया गया, वहीं डींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, डींग की जो इमारतें हैं उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए, इनके पास दो इलाके हैं। एक है इनका डिंग, जो कि मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है शैलीगत दृष्टि से। जो आपका डिंग है ये जाटों और अंबर का इलाका है। भरतपुर और डिंग दो इनके महत्वपूर्ण इलाके हैं। भरतपुर एक तरीके से कि राजनीति क्षेत्र है, और डिंग जो है ये भी एक प्रशासनिक नगर है, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे भवन निर्माण या स्थापत्य कला के निर्माण को बढ़ावा दिया है। अब देखिए, हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति देख लीजिए, 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं ने जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया के 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक बनी हुई थी। यानी कि ये स्थिति कब तक बनी हुई है? 18वीं शताब्दी की आखिरी तक बनी हुई, जब जनता का या आम लोगों का शासन प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं है, राजा अपने हिसाब से ही काम करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कह रहा है अमेरिकी 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकार को चुनौती दी है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजात के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल दिया। यानी कि जहाँ पे राजा हुआ करते थे और लोग प्रजा हुआ करते थे, वहाँ पे धीरे धीरे लोगों के अधिकार की बात होने लगी, लोगों को अधिकार दिए जाने की बात किया जाने लगा। और जो मानव है, जो इंसान है, वो धीरे धीरे प्रजा से क्या बन गया? नागरिक बन गया। प्रजा को अपने राजा के निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन नागरिकों को ये अधिकार होते हैं। उनको समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व ऐसे अधिकार दिए जाते हैं। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जड़ पकड़ लिया था। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंतिम जो दशक है, उसमें राष्ट्रीयता की भावना, नागरिकता की भावना, लोकतंत्र की भावना, ये जो विचार हैं, ये बहुत तेज़ी से फैले और लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ गए थे।
आप चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे आज के क्लास के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं आप लोगों को ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है या आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सारे वर्ड आपके क्लास से हैं तो समस्या तो नहीं होना चाहिए सॉल्व करने में, बहुत आसानी से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि सूबेदार कौन थे, तो आप देख सकते हैं प्रांतों में सूबेदार होते थे। फौजदार कौन होते थे, तो ये एक सैन्य कमांडर हो सकते हैं फौजदार। इजारेदार कौन होंगे, इजारेदार में आपका उच्च अभिजात वर्ग आते थे। चलिए देख लेते हैं। मिस्ल क्या है, तो मिस्ल आपके सिख योद्धाओं का समूह होता था। चौथ क्या है, ये मराठों द्वारा लगाया गया एक कर है। कुनबी कौन है, मराठा कृषक योद्धा हैं। उमरा कौन हो जाएंगे, तो उमरा जो होंगे ये आपके हो जाएंगे उच्च अभिजात हो जाएंगे। और इजारेदार एक राजस्व कृषक है। इजारेदार जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे, राजस्व कृषक हो जाएंगे। तो ये आपका हो चुका है सॉल्व। सूबेदार प्रांतों का होगा, फौजदार एक मुगल सैन्य कमांडर है, इजारेदार एक राजस्व कृषक है, मिस्ल सिखों का योद्धा वाला क्षेत्र है, कर जो है ये चौथ है, कुनबी मराठा कृषक योद्धा है और उमरा उच्च अभिजात है। तो उम्मीद है कि ये आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज के क्लास से सारे वर्ड हैं तो बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया होगा। रिक्त स्थान भरनी है। औरंगजेब ने दक्षिण में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, दक्कन के क्षेत्र में या दक्षिण में इन्होंने बहुत सारे लंबे समय तक समय बिताया जिसकी वजह से इनका स्थिति कमजोर हुआ, तो दक्षिण या दक्कन कह सकते हैं। उमरा और जागीरदार मुगलों के शक्तिशाली अंग थे। मुगल प्रशासन के शक्तिशाली अंग कौन है, उमरा हैं और जमींदार हैं। आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की है, तो 1720 से 22 के दरमियान इन्होंने स्थापना किया हैदराबाद की जो है आसफ जाह ने। अवध राज्य का संस्थापक कौन है, सादत खान ही अवध राज्य के संस्थापक हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, आज के क्लास में आपने देखा है। अगला देखिए, नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, नहीं गलत है, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। सवाई राजा जय सिंह इंदौर के शासक थे, नहीं ये भी गलत है, इंदौर के नहीं बल्कि जयपुर के शासक हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, ये बिल्कुल सही है, 10वें गुरु हैं, लास्ट गुरु हैं गोविंद सिंह। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बन गई, बिल्कुल सही है। आपका गा और घा ये सही हैं, शुरू के 2 गलत हैं, लास्ट के 2 सही हैं। सादत खान के पास कौन कौन से पद थे, आपको पता है। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। सभी प्रश्नों को आपको देखना है और इसका उत्तर देना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जा चुकी हैं तो इसके प्रश्नों का उत्तर देने में आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों का आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों के आंसर राइटिंग का इंतज़ार रहेगा। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर कोई भी सुझाव है, किसी भी तरह का कोई तब्दीली चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस सेशन का आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिस सेशन में आप लोग 100% नंबर लाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।